यदि आप भी 10वीं के स्टूडेंट हैं और आप भी इस तरह मैट्रिक का एग्जाम देने वाले हैं तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। आज की इस वीडियो में हम आप सभी को बताने जा रहे हैं 10वीं कक्षा के साइंस का ऐसा इंपॉर्टेंट VVI 70 क्वेश्चन जो कि आपके मैट्रिक के बोर्ड परीक्षा में 100% पूछा जा सकता है। यदि आप भी चाहते हैं साइंस के एग्जाम पेपर में 90+ मार्क्स लाना तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देख के ही जाना। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना समय गवाए पहला क्वेश्चन का सोल्यूशन देख लेते हैं। है दोस्तों, आज का पहला सवाल है हमारा कि नेफ्रॉन का सचित्र वर्णन कीजिए। और ऐसे सवाल मैट्रिक के एग्जाम पेपर में 5 नंबर में पूछे जाते हैं। तो आसान शब्दों में लिखिएगा कि प्रत्येक वृक्क में 10,000 नेफ्रॉन होते हैं, जिसमें गोलमेरुलस नामक एक कोशिका का गुच्छा पाया जाता है। इसके अलावा बोमेन संपुट नेफ्रॉन जलिकाएं अभिवाही धमनी और अपवाही धमनी भी होती हैं। क्या आपने जाना कि प्रत्येक वृक्क में लगभग 10,000 नेफ्रॉन होते हैं। ठीक है जी, उसमें एक गोलमेरुलस नामक एक कोशिका का गुच्छा पाया जाता है। इसके अलावा नेफ्रॉन में बोमेन संपुट, नेफ्रॉन जलिकाएं और अभिवाही धमनी के साथ साथ अपवाही धमनी भी होते हैं। अभिवाही धमनी का जो व्यास होता है वो अपवाही धमनी से ज़्यादा होता है, जिसके कारण उच्च दाब के अधीन रक्त छानने का काम करता है, जिसमें प्रोटीन और खनिज लवण तो छान लिए जाते हैं किंतु ग्लूकोज, यूरिया और यूरिक अम्ल नहीं छान पाता है, जो बेमेन कैप्सूल में जाकर जमा हो जाता है। इस क्रिया को निस्यंदन कहते हैं। जब छानित द्रव नेफ्रॉन की जलिकाओं से होकर गुजरती है तो ग्लूकोज रक्त नलिकाओं के द्वारा अवशोषित नहीं हो पाता है, जो मूत्र नली के द्वारा मूत्राशय में जाकर जमा हो जाता है और समय समय से बाहर निकाल दी जाती है। इस प्रकार से आसान शब्दों में नेफ्रॉन का वर्णन कर लीजिएगा। उसके बाद में अगला सवाल है कि मधुमेह की रोगी को इंसुलिन का हार्मोन देकर चिकित्सा की जाती है, क्यों? चलिए आसान शब्दों में हम लोग जान लेते हैं कि जितने भी मधुमेह के रोगी होते हैं उन सभी रोगियों को इंसुलिन का हार्मोन देकर ही इसका इलाज किया जाता है। इसका क्या कारण हो सकता है? तो देखिए, इंसुलिन का जो स्राव है वो अग्नाशय ग्रंथि से होता है। ठीक है जी, इंसुलिन का स्राव अग्नाशय ग्रंथि से होता है, जो रक्त में उपस्थित चीनी की मात्रा को नियंत्रित करता है। जब किसी कारणवश इंसुलिन का स्राव कम या नहीं हो पाता है तो रक्त में चीनी की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न होने लगते हैं। अतः रोगी को इंसुलिन का हार्मोन देकर चिकित्सा इसलिए की जाती है ताकि रक्त में चीनी की मात्रा को नियंत्रित किया जा सके। अगला सवाल कहता है कि यदि किसी रोगी का गुर्दा खराब हो जाए तो डॉक्टर उसका इलाज कैसे करेगा? आसान शब्दों में जानिए, यदि किसी भी रोगी का गुर्दा खराब हो जाने पर डॉक्टर हेमोडायलिसिस के द्वारा रक्त में उपस्थित उत्सर्जी पदार्थों को अलग करता है, किंतु यदि दोनों गुर्दा काम करना बंद कर देता है तो वो किसी डोनर से गुर्दा लेकर प्रत्यारोपित कर देता है या कृत्रिम गुर्दा को लगा देता है। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 15 हमारा कहता है अनैच्छिक क्रिया और प्रत्यवर्ती क्रिया में अंतर स्पष्ट कीजिए। है दोस्तों, जो क्रिया बिना इच्छा के स्वतः होने लगती है उसे ही अनैच्छिक क्रिया कहते हैं। क्या आपने जाना कि वैसी क्रिया जो बिना इच्छा के स्वतः उत्पन्न होने लगती है उससे ही अनैच्छिक क्रिया कहते हैं, जबकि अचानक उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया को जो मस्तिष्क नियंत्रित नहीं हो पाती है उससे ही प्रत्यवर्ती क्रिया कहते हैं। अनैच्छिक क्रिया मस्तिष्क से नियंत्रित नहीं होता है, जबकि प्रत्यवर्ती क्रिया अचानक हो जाती है। अगला सवाल है हमारा कि प्रकाशानुवर्तन क्या है? और ऐसे सवाल मैट्रिक एग्जाम पेपर में 2 नंबर में पूछ लिए जाते हैं। याद रखिएगा कि पौधों के सूर्य के प्रकाश की ओर गति को प्रकाशानुवर्तन कहते हैं। फिर से सुनिए कि पौधों के सूर्य के प्रकाश की ओर गति को प्रकाशानुवर्तन कहते हैं। यह गति शीर्ष भाग और पत्तियों में स्पष्ट रूप से देखने को मिलती है। उसके बाद में अगला काफ़ी ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट सवाल है हमारा कि मस्तिष्क के कार्य लिखिए। मनुष्य में पाए जाने वाले मस्तिष्क का आखिर क्या क्या कार्य होता है मनुष्य के शरीर में? तो आसान शब्दों में लिखिएगा कि मनुष्य के मस्तिष्क के प्रमुख कार्य निम्नलिखित है। पहला इम्पोर्टेंट कार्य है आवेगों को ग्रहण करना। सबसे पहला इम्पोर्टेंट कार्य मस्तिष्क का ये है कि आवेगों को ग्रहण करना, ग्रहण किए गए आवेगों के बीच में सहबंधन स्थापित करना, ग्रहण किए गए आवेगों के बीच में अनुक्रिया करना, शारीरिक क्रियाओं का नियंत्रण स्थापित करना, मस्तिष्क क्रियाओं को संघटित करना। ये सभी के सभी काम जो होते हैं ये मस्तिष्क का होते हैं।
उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 18 को देख लीजिए कि जनन क्या है, ये कितने प्रकार के होते हैं। ऐसे सवाल ही मैट्रिक एग्जाम पेपर में 2 नंबर पूछे गए थे। तो याद रखिएगा कि जिस प्रकर्म के द्वारा जीव अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं उसे ही जनन कहते हैं। फिर से सुनिए कि कोई ऐसा प्रक्रिया, कोई ऐसा प्रकर्म जिसके माध्यम से जीव अपनी जनसंख्या बढ़ाते हैं, अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं, उसे ही जनन कहते हैं। दोस्तों, जनन के द्वारा जीव का संतुलन बना रहता है और वे विलुप्त नहीं होते हैं। यदि जनन प्रक्रिया ना की जाए तो एक दिन ऐसा आएगा जब पृथ्वी पर से जीवों का विनाश हो जाएगा और पूरे मनुष्यों का खात्मा हो जाएगा। तो जनन की प्रक्रिया इसलिए आवश्यक है ताकि पृथ्वी पर जीवों का संतुलन बना रहे और वे विलुप्त नहीं हो पाए। अगला सवाल है हमारा कि डीएनए का प्रकृति प्रजनन में क्या महत्व है। तो आसान शब्दों में लिखिएगा, डीएनए का प्रकृति प्रजनन में प्रमुख महत्व निम्नलिखित है। और रोमन नंबर 1 में लिखिएगा, डीएनए प्रकृति बनाने में विभिन्नताएं उत्पन्न होती है और यही विभिन्नताएं से जैव का विकास होता है। रोमन नंबर 2 में लिखिएगा कि डीएनए प्रकृति बनाने में कोशिका का विभाजन होता है जो प्रजनन के लिए काफ़ी ही आवश्यक है। और इसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 20 हमारा कहता है निषेचन क्या है और ये कितने प्रकार के होते हैं। मैट्रिक के एग्जाम पेपर में ये सवाल 2 नंबर में पूछा जाएगा कि निषेचन क्या है, ये कितने प्रकार के होते हैं। आसान शब्दों में बता दीजिएगा कि नर एवं मादा युग्मनजों के संलग्न होने की क्रिया को निषेचन कहते हैं। फिर से सुनिए, नर एवं मादा युग्मनजों के संलग्न होने की क्रिया को ही निषेचन कहते हैं। आप समझदार हैं, समझ रहे होंगे कि हम किस बातों को मिलने का मतलब क्या कर रहे हैं, उसे ही निषेचन कहते हैं। देखिए, निषेचन के 2 प्रकार होते हैं। पहला होते हैं अंतः निषेचन, तो दूसरा होते हैं बाह्य निषेचन। सबसे पहले हम लोग जानेंगे अंतः निषेचन के बारे में कि आखिर भाई साहब ये अंतः निषेचन होते क्या हैं। तो जब जनन की प्रक्रिया जीव शरीर के अंदर होती है और पूर्ण रूप से विकसित होने के बाद जीव शरीर से बाहर निकलता है, उसे अंतः निषेचन कहते हैं। जैसे जितने भी मनुष्य हैं, जितने भी जानवर हैं, ये सभी में अंतः निषेचन होते हैं। उसके बाद में है हमारा रोमन नंबर 2 में कि बाह्य निषेचन। आइए जान लेते हैं बाह्य निषेचन किसे कहते हैं। तो जब निषेचन की प्रक्रिया जीव शरीर से बाहर होती है और वो पूर्ण रूप से वहीं पे विकसित होती है, उसे बाह्य निषेचन कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मछली को देख लीजिए, तो मछली पानी की सतह पे अंडे को छोड़कर बच्चा पैदा करती है, वे अपने शरीर के अंदर बच्चा पैदा नहीं करती है। इसलिए मछली बाह्य निषेचन का प्रमुख उदाहरणों में से एक है। अगला सवाल 21 कहता है अनुवंशिकी क्या है। ऐसे सवाल भी मैट्रिक एग्जाम पेपर में 2 नंबर में पूछे जाते हैं। तो देखिए, अनुवंशिकी क्या कहते हैं। तो विज्ञान की वह शाखा जिसमें सजीवों की लक्षणों और उसकी अनुवंशिकता, उसके कारण एवं क्रियाविधि का वर्णन किया जाता है, उसे ही अनुवंशिकता कहते हैं। अनुवंशिकता का जनक ग्रेगर जन मेंडल को कहा जाता है। फिर से सुनिए, विज्ञान की वह शाखा जिसमें सजीवों की लक्षणों, अनुवंशिकता, उसके कारण एवं क्रियाविधि का अध्ययन किया जाता है, उसे ही अनुवंशिकता कहते हैं। मैट्रिक के एग्जाम पेपर में बार बार पूछा जाता है कि अनुवंशिकी या अनुवंशिकता का जनक किसे कहा जाता है। तो याद रखिएगा, ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। उसके बाद में क्वेश्चन 22 कहता है समजात अंग किसे कहते हैं। दोस्तों, याद रखिएगा कि जीवों में पाए जाने वाले वैसे अंग जिनकी उत्पत्ति एवं संरचना एक समान होते हैं किंतु वातावरण के अनुसार अलग अलग कार्यों का संपादन करते हैं, उसे ही समजात अंग कहते हैं। जैसे मनुष्य के हाथ, घोड़े का अग्रपाद और पक्षी के अंग, ये सभी के सभी समजात अंगों के प्रमुख उदाहरणों में से एक है। उसके बाद में अगला सवाल इसमें 23 कहता है कि मेंडल के प्रयोग के कारण सिद्ध किया कि प्रभावी लक्षण अप्रभावी लक्षण को लुप्त नहीं करता है। यानी ग्रेगर जन मेंडल ने अपने प्रयोग को किस प्रकार से सिद्ध किया कि प्रभावी जो लक्षण है वो अप्रभावी लक्षण को लुप्त नहीं करता है। तो आसान शब्दों में लिखिएगा, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बहुत ही सिंपल तरीके से लिखिएगा कि मेंडल ने लंबे मटर के लंबे और बौने पौधे के बीच में स्वपरागण करके F1 पीढ़ी विकसित किया। तब सभी पौधे लंबे दिखाई पड़ने लगे। जैसे ही वो F2 पौधे के बीच में स्वपरागण करके लंबे और बौने पौधे का अनुपात निकाला तो 3:1 F1 पीढ़ी के इसमें पाया गया। कि इस प्रयोग से यह स्पष्ट होता है कि अप्रभावी गुण में कोई भी बदलाव नहीं आता है और वे लुप्त नहीं हो पाते हैं। अगला सवाल है हैकल का पुनरावर्तन सिद्धांत क्या है। तो दोस्तों, हैकल नामक वैज्ञानिक ने पुनरावर्तन नामक सिद्धांत का प्रतिपादन किया।
इस सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक जीव अपने भ्रूणीय विकास में अपने जातीय विकास के इतिहास को दोहराता है, किंतु उसके कुछ पद संक्षिप्त होते हैं और कुछ रूपांतरित हो जाते हैं। अगला सवाल है कि लेमार्क का जैव सिद्धांत बताइए। तो दोस्तों फ्रांसीसी वैज्ञानिक लेमार्क का जैव सिद्धांत निम्नलिखित तथ्यों पे आधारित है। आइए इसका जान लेते हैं कौन कौन से तथ्य पे आधारित है लेमार्क का जैव विकास। तो पहला है वातावरण का सीधा प्रभाव। जीव की संरचना कायिकी व्यवहार पर वातावरण का सीधा प्रभाव पड़ता है। रोमन नंबर 2 में लिखिएगा कि अंगों के उपयोग एवं अनुपयोग। अंगों के कम या अधिक प्रयोग के कारण शरीर में जो परिवर्तन होता है उसे आपार्जिकता लक्षण कहते हैं। उसके बाद में कहता है कि अनुवांशिक गुणों से आप क्या समझते हैं। मैट्रिक के एग्जाम पेपर में ऐसे सवाल 2 नंबर में पूछे जाते हैं। तो याद रखिएगा माता पिता के ऐसे गुण जो पीढ़ी दर पीढ़ी उनके संतानों में संरचित होते हैं उसे ही अनुवांशिक गुण या पैतृक गुण कहा जाता है। उसके बाद में है जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या है। मैट्रिक के एग्जाम पेपर के लिए ये सवाल काफ़ी ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो याद रखिएगा कि जेनेटिक इंजीनियरिंग को जीन सर्जरी या पूर्ण योजना डीएनए तकनीक भी कहते हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग में जीन अथवा जीन का कोई भी खंड निकलकर दूसरे जीव में जोड़ दिया जाता है। इस प्रकार से नए निर्मित जीव को ट्रांसजेनिक जीव कहते हैं या इसे आनुवंशिक रूप से रूपांतरित जीव भी कहते हैं। आज की इस वीडियो में हम लोगों ने देखा 10वीं कक्षा के साइंस का ऐसा इम्पोर्टेंट वीवीआई ऑब्जेक्टिव तथा सब्जेक्टिव क्वेश्चन का सलूशन जो कि आपके मैट्रिक के बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। उम्मीद है आज का यह वीडियो आप सभी को पसंद आया हो। तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। ऐसे ही नए नए वीडियो पाने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल मैथ एंड मैजिक टिप्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। 10वीं कक्षा का इंपोर्टेंट क्वेश्चन का पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए मोबाइल एप्लीकेशन को लिंक को इंस्टॉल कीजिए और आप हमारे द्वारा बनाए गए तमाम इंपोर्टेंट क्वेश्चन का पीडीएफ फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये दोस्तों हम जल्द मिलेंगे अगले वीडियो में नए वीवीआई क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।